स्वागत करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया स्टेज पर आए। श्री ओमपुरी जी, प्लीज तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सीमा जी, श्री अनु कपूर जी, प्लीज स्टेज पर आइए। विजय कश्यप जी, प्लीज स्टेज पर आए। बेंजामिन सर, प्लीज स्टेज पर आए। सीनियर सिटीजन हूँ, थोड़ा धीरे पीछे वाले भी धीरे धीरे आते हैं। हाँ, ओमपुरी की बाइट कर लिया। हाँ, इवेंट बस अभी चालू है। तालियों से स्वागत। मैं चाहूंगा साथ ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर श्री विक्रमजीत सिंह भुल्लर एंड रंजीत कपूर जी, प्लीज स्टेज पर आइए। तालियां बजती रहें। ये मेरे बड़े भाई हैं रंजीत कपूर। उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन नेशनल स्कूल ड्रामा में मुझसे सीनियर थे। वो जो इस वक्त का जो संबोधन उनको दिया, तो आजकल पूरी साहब माइक ले। ये एक विडम्बना है कि ये उम्र में मुझसे छोटे हैं, लेकिन नेशनल स्कूल ड्रामा में मुझसे सीनियर थे। तो अब वो जो एक प्रोटोकॉल होता है कि अपने सीनियर की इज्जत करना, वो आज तक जारी है। मैं उनको पूरी साहब कहता हूँ, वो मेरे नाम लेकर पुकार सकते हैं, उनका अधिकार है। और मैं इनको बड़े भाई बोल। एक फोटो के लिए प्लीज। अभी हमारे कुछ और एक्टर्स भी हैं। ऐसा लगता है कि मोबाइल, वो मोबाइल। उषा देवी, उषा देवी, गोविंद आप आओ प्लीज। उषा देवी लखनऊ में रहने वाली। कास्ट के लोग आ जाए प्लीज। अरे उषा कहाँ है? उषा एक्ट्रेस भुल्लर। पूरी। ओए बड़ा भुल्लर। बड़े बुल्लू साहब प्लीज आइए। यार पैसा तू लाया है। बड़ा प्रोड्यूसर अच्छे नहीं जब की मतलब की है हो रहा है। ये दिल्ली के बहुत बड़े लॉयर हैं और इनके बड़े भाई हैं, और ये इन्होंने अपने छोटे भाई को तोहफा दिया है। एल है पैसे, चंगी पिक्चर बना। इन्हें चंगी पिक्चर बना। हमारे नहीं। अरे दोस्त, हो गया फ्लैश हो गया। बैठ जाएं। कुर्सी के पीछे बैक नहीं है, सब लोग ध्यान में रखो। पीठ मत लगाना पीछे, नहीं तो गिर जाओगे। दो कुर्सियां और डाल दो ना हमारे बच्चे। दो कुर्सियां और लगा दो। अरे बड़ो। तो कलाकार और उषा कपूर जी भी नहीं है यहाँ पर। सतीश कौशिक भी नहीं है। मुकेश तिवारी इश्तियाक भी नहीं है। बहुत सारे हैं, बहुत खास है। कम से कम नाम तो ले लिया जाए क्या?
अरे सच्चा नहीं है, वो कोलंबो में है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, आप ही सब पूरी कास्ट का नाम तो ले बताएं। नाम लेने वाला तो कोई बचे ना। हेलो हेलो, नहीं सबका परिचय है, सबका कैरेक्टर्स का परिचय नहीं दूंगा, क्योंकि ये अजीब सी हमारी फिल्म जो है एक ऐसी अजीब फिल्म थी। इसके 2 शेड्यूल हुए थे। एक शेड्यूल जो था जो कि इंजीनियर का था, उसमें बाकी से 5 साल अरे माइक सही कर लो भाई। ये एक बड़ा मज़ेदार एक ये है एक वो कि हमारी मतलब जो फिल्म बॉम्बे में हमने जो शूट किया, वो जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ शूट किया, और जो हमने राजस्थान में शूट किया वो आर्मी के साथ शूट किया। तो इन दोनों का कभी आपस में आमना सामना ही नहीं हुआ। तो कल हम लोगों ने पहली बार हमारी फिल्म की स्क्रीनिंग थी, तो तब यहाँ के लोगों को, एक्टर्स को पता लगा कि वहाँ क्या हो रहा था, और वहाँ वालों को पता लगा यहाँ क्या हो रहा है। लाइन पे है ना, और एक दूसरे को आमने सामने भी नहीं हुआ था। तो ये थोड़ी सी अनयूजुअल है इस मामले में फिल्म, तो मजेदार है ये एक इसका पक्ष। तो आपको मैं सबका उनका परिचय कराता हूँ। सबसे पहले तो जो हमारे खड़े हुए हैं, हमारे इनका नाम है ब्रजभूषण शुक्ला। इनका छोटा सा संक्षिप्त परिचय ये दे दूँ कि आप लोग अगर NDTV देखते रहे हों, ये 12 साल वहाँ काम कर चुके हैं। अभी उन्होंने आए हैं बॉम्बे 1 महीना पहले ही। उसमें एक प्रोग्राम था इनका, चैनल था, वो था गुस्ताखी। और जी हम हारे इसलिए हैं भाईजान, क्योंकि ये जो लड़का ना, ये शोहेब, ये जी बिल्कुल नहीं सुनता है। और जी हम तो इसको कहते रहते हैं डिसिप्लिन में खेले, डिसिप्लिन में खेले, पर ये बिल्कुल ना जी रात को ना जी ये गर्लफ्रेंड को लेके ना जी शॉपिंग करने चला गया था जी मॉल में। तो जी मैं तो अब क्या करूं जी, लड़के ऐसे हैं, नहीं तो काम करें तो ठीक ठाक खेल सकते हैं, पर अब मेरा कंट्रोल नहीं है जी इन पे। तुम भी एक थोड़ा सा नमूना। मुशर्रफ जी के काउंटर पार्ट वाजपेयी जी थे, तो वो नवाज और गुरुशा हाँ भाई अटल जी। Hello. She's our executive producer and an actor in the cast. Dulari Devi. बैठ जाइए अब जल्दी सेटल हो जाओ। ये सेटल हो जाए, हमारी सेटल हो जाए, तो भी आई थी। वो कहते हैं कि वो भारत की बहू है, लेकिन क्या उन्हें एक कप चाय बनानी आती है? नहीं आती है। भारत की बहू कहते हैं, वैसे ही आप भी अपने आप को भारत का दामाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं जी नहीं, वो हमने यहाँ सिर्फ मिसाइलें ट्राई करी हैं, और वो अमेरिका से ले रहे हैं जी हम। तो जब हम फायर करेंगे ना, तो वो आपके घर तक पहुंचेंगी। देखते हैं, खत्म करो। शुक्रिया। ब्रजभूषण शुक्ला। फिर हमारे हैं नैयर जाफरी साहब। ये इनके साथ तो वाकई मैंने 25 साल पहले काम किया है। और इन्होंने पहली बार कैमरा, कौन सा सन था वो, सन कौन सा था जो आपने कैमरा किया था? 88 में सीरियल बना रहा था, तब दिल्ली में ही था। तो अमीर खुसरो, तो उसमें उन्होंने शहजादा किंग कैकोबाद का रोल किया था उन्होंने। तो पहली बार कैमरा फेस किया था, पहला उनका वो था। तो मुझे बड़ी हैरत हो गई थी, हम लोग शूटिंग पे थे राजस्थान में। तो जी एबू साथ में जा। तो जब इन्होंने मुझको अपने मोबाइल में वो 88 के जो सीरियल का एपिसोड था उसकी मुझे क्लिपिंग दिखाई। तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्य की बात थी कि इतने वर्षों के बाद मैं इनको देख रहा था और अपना काम देख रहा था। तो ये नैयर जाफरी साहब है, ये विशेष रूप से इस आयोजन में शिरकत करने के लिए ये तशरीफ़ लाए हैं। कल फिल्म में भी थे, कल फिल्म भी देखी इन्होंने। उसके बाद विजय कश्यप हैं। विजय कश्यप जो हैं बहुत ही मेरे प्रिय एक्टर हैं, और प्लस हम लोग NSD में बैचमेट्स थे, मैं और नसीर साहब और बहन जी। इनको याद नहीं होगा, पहली मुलाकात आपसे हुई थी तो हम लोग इस्कॉन में
खाना खाने गए थे, थाली वाला तब हुआ था, तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन बहुत ही ऐसे जिसे कहते हैं जेंटलमैन, बहुत ही भद्र पुरुष व्यक्ति हैं वो, बहुत अच्छे एक्टर, उससे अच्छे इंसान कि आप लोग मतलब इनके साथ तो इतने फैमिली एक तरह से हमारे टर्म्स रहे हैं। और एक सीरियल बनाया था जो गुरुशा ने इसमें एक्ट किया था, विक्रम ने उसको वो किया था, प्रोड्यूस किया था, तो उसके अंदर लगातार वो हस्बैंड बने थे गुरुशा के, बेंजी, और 1 साल 1.25 साल चला था वो सीरियल, उसमें वो काम किया था। तो वो हमारी पूरी फैमिली का वो भी एक अभिन्न हिस्सा है। बेंजामिन गिलानी बुल्ला साहब हैं, बुल्ला साहब जो है वो इस फिल्म के सर्वे सर्वा है, वो नहीं होते तो ये फिल्म ना होती। और विक्रम के बड़े भाई हैं, और वो भी इस आयोजन में कल भी फिल्म देखने के लिए विशेष रूप से दिल्ली से आए थे। वो भी बहुत व्यस्त आदमी हैं, बहुत ही मशहूर, बहुत ही प्रसिद्ध वहाँ के लॉयर हैं। और हम लोगों को जब भी अलग से भी हमको किसी इसकी ज़रूरत पड़ती है कानूनी सलाह मशवरे की, तो हमारे हमेशा हेल्प करते हैं, हमेशा हम काम आते हैं। विक्रम जो है मेरे वैसे तो दामाद हैं, लेकिन गुरुशा से भी बड़ा हमारा एक बेटा था जो 24 साल की उम्र में उसकी डेथ हो गई थी, उसको बीमारी की वजह से। तो जब ये शादी हुई और ये हुआ तो मैंने कहा कि भगवान ने मेरे साथ बड़ा बहुत ही मुझे ये तोहफा दे दिया कि वो बेटा छीन लिया था, तो दामाद के रूप में मुझे बेटा दे दिया। तो मतलब दामाद से ज़्यादा वो मेरे बेटे की तरह है, और जितना वो मुझे मानते हैं विक्रम, और जितना मेरी इज्जत करते शायद मेरी बेटी भी इतना नहीं करती। और सीमा विश्वास आप सब जानते हैं, ये मेरी बहुत बहुत प्रिय एक्ट्रेस रही है। और मेरे साथ से पहली बार जब काम किया था 91 में, एक प्ले था, उसमें से छोटा सा रोल था इसका प्ले में, NSD रेपेट्री में, तो थोड़ा सा कॉमिक रोल था, तो उस बहुत अच्छा इसने किया। तो मैंने पहली बार डिस्कवर किया कि इसमें कॉमेडी का ज़बरदस्त फ्लेयर है। तो मैंने कहा था मैंने कभी तुमको मैं यूज़ करूँगा। इत्तेफाक से क्या हुआ, 92 में ही मुझे फिर रेपेट्री में एक प्रोडक्शन करने के लिए कहा गया। वो प्ले था खूबसूरत बहू, और खूबसूरत बहू में जो सीमा ने रोल किया है वो मेन रोल था, और कॉमेडी, आउट एंड आउट कॉमेडी। बस ये जो थी उससे स्थापित हो गई, इसने अपनी धाक जमा दी। और उसी का जो था, वहीं से शेखर कपूर ने मेरा प्ले देखा, और मैं बैंडिट कोई लिख रहा था, तो वो पूछ रहे थे कि मुझे फूलन देवी कहाँ से मिलेगी। मैंने कहा मेरा प्ले देख लो, तो वो फूलन देवी उनको मिल गई। उसमें और भी एक्टर्स मिल गए थे, उसमें सौरभ शुक्ला था, उसमें अभी तो मुझे याद भी नहीं आ रहे कितने सारे एक्टर्स थे जो सब के सब बैंडिट क्वीन में चले गए थे। तो ये अभी तक हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरा इतना सम्मान करती है, और मेरी बहुत ही प्रिय 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 एक्ट्रेस है सीमा विश्वास। और ये मेरा प्यारा भाई, 9 साल छोटा अन्नू कपूर, किसी मतलब परिचय का ही मोहताज नहीं है, पूरी सब जानते हैं इसको, सिर्फ यही नहीं बाहर भी दुनिया में जानते हैं सब। और एक रुका हुआ फैसला से हमने सही मायने में साथ साथ काम करने की शुरुआत की थी। और एक छोटा सा आपको एनेक्डोट बताऊं कि जिस दिन मैंने कास्ट कर दिया एक रुका हुआ फैसला, शायद आप लोगों ने देखी होगी फिल्म, तो उसमें भी इसी तरह की कहानी थी कि 12 लोग जो हैं वो एक लड़की की किस्मत का फैसला करने के लिए बैठे हैं कि वो गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। तो उसमें 12 के 12 लोग थे, तो उसमें एक ये था, तो इनको मैंने कास्ट कर दिया सबसे बूढ़े रोल में कि 70-80 साल का 75 साल का बूढ़ा है। तो कास्टिंग देने में कहते दूसरे दिन हम लोग सुबह रिहर्सल के लिए हम लोग सुबह 6 बजे मिलते थे दिल्ली में, उस दिनों पैसे भी नहीं होते थे, सब अपनी अपनी जेब से चाय पीते थे। तो सुबह दुकान पर हम लोग खड़े थे, मैं मिले तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा, इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा ये अपसेट है। तो मैं इसको एक तरफ ले गया, मैंने कहा मुझसे नाराज़ हो? तो कहता हाँ। मैंने क्यों? इसकी आंखों में आंसू आ गए कि आपने मुझे इतना बूढ़े का रोल दे दिया, मैं सबसे यंग हूँ। ही वॉज हार्डली 21 या 22 साल का था उसमें, और मैंने उसको 80 साल के बूढ़े का रोल दे दिया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो अन्नू, बाकी कैरेक्टर्स जो है वो सब लोग वो कर सकते, ये कैरेक्टर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो उसको अविश्वास हुआ मुझ पर, और मैंने कहा आई मीन इट। फिर उनका दूसरे दिन से इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, और फिर जो उसने रोल किया
मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतने शोज देखे, लेकिन एक जो सीन आता था जहाँ अन्नू एक बहुत लंबा वक्तव्य देने के बाद थक सा जाता था और ऑलमोस्ट गिरने लगता था, तो के रैना जो था 8 नंबर, ये 9 नंबर, उसको संभालता था और पानी लाके पिलाता था, हवा करता था, गर्मी है। तो मैं जब भी वो शो देखता था मैं ये भूल जाता ये अन्नू है। मुझे लगता था वो बूढ़ा आदमी, कोई इसकी हेल्प करे, वो अभी कोलैप्स ना हो जाए। तो ही इज ए वर्सटाइल एक्टर और इज ए डिलाइट, डायरेक्टर्स डिलाइट। तो मुझे बहुत गर्व है कि वो सिर्फ मेरा भाई नहीं है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, जिसके साथ बार बार काम करना मुझे अच्छा लगता है। और वापस उठ के चले गए थे। इनके बारे में तो परिचय कुछ कराने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ से लेके हॉलीवुड तक जो है वो छाए रहते हैं पुरी साहब, और लेकिन बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं। और इनके साथ मेरे ज़ाती ज़िंदगी के अंदर हम लोगों ने ऐसा ऐसा वक्त गुजारा है, वो भी कि मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इतनी ऐसी शेयर की हैं कि उसके लिए पूरी किताब लिखी जा सकती है। और इन्होंने मुझको 81 में मुझको बुलाया यहाँ प्ले करने के लिए। इन्होंने ग्रुप बनाया था, नसीर साहब ने, इन्होंने मिलकर मजमा, तो मुझे प्ले करने के लिए बुलाया था 79। तो पहली बार इन दोनों ने उस प्ले में रोल किया था बिच्छू के अंदर। और उससे पहले तक पुरी साहब ने कॉमेडी नहीं की थी। पुरी साहब ने दिल्ली थिएटर के अंदर नेशनल ड्रामा में रहते हुए जो अपनी पहचान बनाई थी, चाहे वो तोलक का कोई रोल हो, चाहे सुल्तान रजिया का हो, चाहे वो उद्धव धर्मशाला का हो, बहुत ही गंभीर, बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के परफॉर्मेंस से उन्होंने अपना स्थान बनाया था, अपनी पहचान बनाई थी। तो ये कॉमेडी जो थी, ये दोनों व्यक्ति ऐसे ही थे। नसीर साहब भी, उन्होंने भी कॉमेडी नहीं की थी, इन्होंने भी कॉमेडी नहीं की थी। तो ये लोग संकोच इनमें बहुत होता था, इनहिबिशंस बहुत होते थे। तो मैंने तब भी इनसे कहा था, मैंने कहा कि एक बार मॉलियर को, एक एक्टर को हमेशा करना चाहिए कि एक एक्टर मॉलियर कर लेगा तो वो बहुत ही, उसको जो फ्रीडम मिलती है, उसको जो लिबरेटेड हो जाता है एक्टर, वो बहुत आगे काम आएगा। फिर जाने भी दो यारों में भी लास्ट मोमेंट पे पुरी साहब की कास्टिंग मैंने करवाई, आहूजा जो हमेशा शराब पीते रहता है, यू नो व्हाट आई मीन, वो वाला कैरेक्टर। तो उस वक्त कोई तैयार नहीं था, क्योंकि इनकी इमेज ऐसी थी कि सीरियस की यानी कॉमेडी। तो मैंने उस दिन शो चल रहा था पृथ्वी में, जाइए आप बिच्छू देख के आइए। सब लोग बिच्छू देखने के लिए गए, सब लोग मुतमईन हो गए। और जब फिल्म बनी, पूरी देखी मैंने, ट्रायल देखा फर्स्ट, आप विश्वास कीजिए सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे पुरी साहब का ही लगा था, एफर्टलेस। अब तो तब से हमारा एसोसिएशन शुरू हुआ, फिर हमने और थिएटर में काम किया। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इतने सीनियर एक्टर होते हुए इन्होंने मेरे डायरेक्शन में काम किया, मुझे वही सम्मान दिया जो एक किसी बड़े डायरेक्टर को ही देते होंगे, मुझे वही सम्मान दिया। इसके लिए मैं बहुत उनका कृतज्ञ हूँ और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक हमारे मेरा एक जो बहुत ही सरप्राइज एक्टर वो है कमाल का, कि हमें चाहिए था इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक सोल्जर है मामूली सा, और वो आर्मी में असिस्टेंट कुक है बेचारा। और वो जो शुरुआत फर्स्ट शॉट आता है कि जागिया है, उसका नाला लटक रहा है बेचारा, गलती से वो लैंड माइन के ऊपर बैठ गया रिलीव करने के लिए अपने आप को। तो उसको तो पूरी तो कहानी, पूरी शुरुआत जो होती है वो इसी के माध्यम से होती है, और क्लाइमैक्स में भी इसी पे, इन दोनों पे होता है। विजय कश्यप ये उधर के कुक है पाकिस्तान साइड के, और ये इंडियन साइड का असिस्टेंट कुक है। तो बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप इन दोनों की है, जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगी एंड तक आते आते। तो इसकी कास्टिंग भी ऐसे हुई, मैं नेशनल स्कूल ड्रामा की रेपिटी कंपनी के साथ मैं प्ले कर रहा था, और ये कैजुअल 1 साल के लिए उससे काम किया था, तो मैंने इसको वहाँ डिस्कवर किया। फिर उसके बाद जब कास्टिंग करने लगे तो दिमाग में और भी बहुत सारे थे, सब कुछ थे, शाहिद कपूर तक था। लेकिन फिर ये सोचा कि नहीं, ये कैरेक्टर जितना अननोन फेस होगा, जितना सिंपल टन होगा, तो वो उतना ही अच्छा होगा। और उसमें एक बहुत बड़ी शर्त ये भी थी कि मैं चाहता था कि हमारा जो ये कैरेक्टर है जिसका नाम राजू है, राजवीर सिंह चीमा, उसको पंजाबी भी आती हो। तो इसकी भी फर्स्ट चॉइस मेरी थी। पंकज कपूर वो अवेलेबल नहीं थे, फिर दूसरे एक मेरा और एक्टर जफर संजरी, और तीसरा यही क्योंकि ये पंजाबी, और दूसरी बात ये नेशनल अपना चंडीगढ़ ड्रामा डिपार्टमेंट से ये MA किया है इसने ड्रामा डिपार्टमेंट से, मतलब ट्रेंड एक्टर है।
और अमृतसर का रहने वाला है, और उसके जो पिंड है, जो गांव है, उस पूरे इलाके का ये पहला एमए है और अब पीएचडी कर रहा है। और इसमें मेन रोल किया है मैंने, इसका नाम है, बड़ा मजेदार है, इमैनुअल सिंह। तो इमैनुअल कहते, तो मैं शुरू में लगा मुझे कहीं क्रिश्चियन है, तो एक बार मैंने इससे पूछा, कहते नहीं जी मैं सरदार हूँ। मैं तो मोना हो गया। ये दोनों भी सरदार हैं, हमारे भुल्लर साहब जो है, दोनों ब्रदर, ये भी सरदार है, लेकिन मोने हो गए। तो कहते मैं भी सरदार हूँ जी। तो फिर कहे इमैनुअल सिंह कैसे? तो कहते ये ईस्टर के दिन पैदा हुआ था, तो फादर ने उसका नाम रख दिया भाई इमैनुअल सिंह। तो एक इंटेग्रिटी की, मतलब जो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, दो धर्मों की एक जो एकता है, एक वो है इंटेग्रिटी, उसके कितने बड़े एग्जाम्पल है। तो वो भी मेरा प्रिय एक्टर है, और आप इसको फिल्म में देखेंगे तो आपको सचमुच लगेगा कि हाँ, इसने बहुत कुछ हीरोइक किया है। थैंक यू। अब पुरी साहब बोलेंगे कुछ। हेलो सर, आपसे एक पूछना चाहूँगा, जानना चाहूँगा आपसे भी और अनु सर आपसे भी, और जो अपना अनुभव अगर शेयर करना चाहें फिल्म की शूटिंग के दौरान, किसी खास तरह का अनुभव, या आगे फिल्म के बारे में कुछ और बताना चाहें अगर आप प्लीज। वो तो हमारा पर्सनल मैटर है यार, हम क्यों रिवील करें, हैं? वो हमारी घरेलू बात है। ठीक है सर, लेकिन इस बच्चे के बारे में जो रंजीत साहब ने बोला है, वो बिल्कुल पूर्ण सत्य है। कल मैंने पूरी फिल्म देखी, और आखिर में एक ये जो गंजा बैठा है इधर, गंजा नहीं है वैसे, इसने बाल निकाले हुए हैं, और ये पीछे जो ठुल्ला खड़ा है, इन दोनों ने फिल्म के आखिर में हमारी आंखों में आंसू ला दिए। बाकी हम सब जो हैं वो हम तो जोकर हैं जी, हम हंसाने वाले हैं, और ये दोनों जो हैं आखिर में हमको रुलाते हैं। और ये जो पूरा ताना बाना है, ये इस सफेद बालों वाले का, ये जो है, ये जड़ इसकी जो लगाई है, और वो इन्होंने लगाई है, क्योंकि हर फिल्म की जड़ जो होती है वो होता है राइटर। अगर लोग कहें कि जी अरे यार ओमपुर ने अरसत्य में कमाल कर दिया, अरे अरसत्य में कमाल कर दिया, लेकिन स्क्रिप्ट लिखी किसने? विजय तेंदुलकर ने, जिसने ओमपुरी को इतने अच्छे डायलॉग दिए, जिसने ओमपुरी को इतना बढ़िया स्ट्रक्चर दिया फिल्म का, और जिसने ये मौका दिया कि आप उन भावनाओं को उजागर कर सको। और ये बड़े छुपे हुए रुस्तम हैं। ये हिंदुस्तानी थिएटर में इनका नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पिछले 50 साल से है, पता नहीं आप गिन लो, 59 से है, हाँ 59 से है। तो उनके नाटक देखने के लिए सिर्फ अपर मिडिल क्लास आती थी। लेकिन ये राजस्थान की एक छोटी सी जगह से आके इन्होंने जो नाटक अपने किए, और वैसे ही नाटक जो नेशनल स्कूल ड्रामा करता था, मतलब मीनिंगफुल, सामाजिक, वैसे ही नाटक करके ये सिर्फ लोअर मिडिल क्लास नहीं, वर्किंग क्लास को भी अपने थिएटर में ले आए, थिएटर देखने के लिए। तो ये इनका योगदान है। थोड़ी बहुत गुस्ताखियाँ करते हैं, उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा, वो हमारी आपस की बात है। लेकिन ये मैं बताऊँ, आपको पता है कि इन्होंने जाने बिदवारो लिखी, और भी काफ़ी सारी, राज संतोषी के साथ काफ़ी फिल्में इन्होंने लिखी हैं और डायलॉग लिखे हैं। इनका एक प्ले है चेखव की दुनिया, उसमें 3 कहानियाँ इन्होंने ड्रामेटाइज की। मैंने उसका प्रदर्शन जो है वो गया में देखा, और कसम से ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जैसे हम शेर सुनते हैं ना कि दुबर्रर दुबर्रर, ज़रा यार एक बार और फिर, अब वो तो कुछ सेकंड की बात होती है। और कसम से ये एक ऐसा प्ले था, मेरा मन किया मैं इसको कहूँ कि यार ये 2 घंटे के तीनों नाटक दोबारा कर दे। It was really that good. ये जो परिवार है, ये छोटा डमरू,
ये बड़ा डमरू, ये छोटी डिमरी, ये बचपन में इतनी सी थी, रति अग्निहोत्री नहीं कहना आता था इसको, रति गगनोत्री बोलती थी ये। हाँ, अति अग्निहोत्री। हाँ जी, तो ये अब इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टिंग भी करती हैं, और माया देवी को भी इन्होंने खूब निभाया, जिनको हंसना नहीं आता है जी। तो बहुत, और ये सरदार जी जो हैं, ये फिल्म में सरदार जी हैं मेरे मित्र, गंभीर मित्र बेंजामिन गिलानी साहब, ते ऐ दोवें सरदार, ये पगड़ियाँ भूल आए हैं घर पे। तो जी क्या करूँ अभी? अनु जी कुछ अगर शेयर करना चाहें। अच्छा अच्छा, जाने उसके पहले शेर सुना तो एक जी इन्होंने मुझे शेर सुनाया था, और बड़े सीरियसली बोलते हैं मुझे, बोले साहब एक शेर, और मैंने कहा ये इरशाद। बोले क्या? हाँ, गजल कह के बनते ने मोती पिरोए, गजल कह के आदिल ने मोती पिरोए बिखेरे, गजल कह के आदिल ने मोती बिखेरे, अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे। तो मैं 2 मिनट चुप रहा। मैंने कहा रंजीत साहब जरा इसका पंजाबी तर्जुमा सुनिए। मैंने कहा गजल कह के बनते ने मोती प्योए, गजल कह के बनते ने मोती प्योए, ओए होए होए होए, ओए होए होए। इसमें भी एक शेर डाल दिया था ना, उससे इम्प्रोवाइज था कि हुजूर खाता हूँ ना पीता हूँ, दिन भर ये सोचता था कि क्या करूँ। हाँ, एक तो बर्फ वाला था ना। वही तो, वो कैरेक्टर बोलता रहता है कि हुजूर, मतलब मैं तो नौकर है उसका, मैं तो बस सुबह से शाम तक ये सोचता रहता हूँ कि आपकी कैसे खिदमत करूँ। तो अब ये कहता हूँ कि अपने आप से कहता हूँ, ए रहमत कर खिदमत मुन्ने मियाँ की तू, बन जा बर्फ की सिल्ली जब चल रही हो लू। तो ये इम्प्रोवाइज था सब। तो बहुत ही क्या होता है, मेरे लिए बहुत ही ऐसे मोमेंट्स हैं, ऐसे अनुभव हैं जो जीवन भर मेरे साथ जो है वो जिंदा रहेंगे और मुझे आनंदित करते रहेंगे। अब मैं अन्नू जी से करूँगा गुजारिश कि वो कुछ बोलें। ये ऐसे हैं कि पूरी रात बोलते रहे ना, आपको बांध के रखेंगे, आप सब भूल जाएंगे। जी, पैसा ही बात करने का मिलता है। जी, क्या पूछना? आपके अनुभव मैं जानना चाह रहा था। अंग्रेजी में वो एक कहावत है ना, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। पर्सनल जब क्रिएटिव लोग मिलते हैं तो उनमें मतभेद हो जाता है, और किसी भी प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए ये मतभेद बहुत ही लाभदायक भी होता है। सृजन की प्रक्रिया में मतभेद होना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन उन मतभेदों को प्रेस के सामने लाना मैं अपना टाइम बर्बाद करना समझता हूँ। हम में मतभेद था कि नहीं था, क्या एक्सपीरियंस हुआ कि क्या एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अल्टीमेटली जनता या प्रेस वो देखेगी जो सामने इस फिल्म में जय हो डेमोक्रेसी में आएगा। हमारी जनता, हमारे दर्शक हमारा मूल्यांकन केवल हमारी इस कृति के आधार पर करेंगे, फिल्म के आधार पर करेंगे। हमने किस रोल को करते वक्त कितना हंसे और किस रोल को करते वक्त कितना रोए, इसको जनता से कोई मतलब नहीं रहता। अगर हमारे दो जो मुख्य किरदार हैं
जिनमें से एक इमैनुअल जी ने निभाया और दूसरा माननीय विजय कश्यप साहब ने भूमिका की, 2 कुक्स की। अगर जैसा हम सोच रहे हैं, हम बयान कर रहे हैं कि आपकी आंखों में आंसू ला देंगे, अगर फिल्म देखते वक्त ऐसा हो गया तो प्रोड्यूसर का पैसा लगाना सफल हो जाएगा, डायरेक्टर का डायरेक्ट करना सफल हो जाएगा, एक्टर का एक्टिंग करना सफल हो जाएगा। मेन चीज हमारी फिल्म है। और जब भी कोई व्यक्ति अपनी फिल्म को बयान करने लगता है, एक्सप्लेन करने लगता है, उसकी व्याख्या करने लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बात उचित नहीं है। इसलिए कि रियलिटी के सबसे पास, सबसे क्लोजेस्ट मीडियम अगर कोई है तो वो है सिनेमा। थिएटर में 2 एक्टर खड़े हो जाएं, उन्होंने कहा हम पेड़ हैं, जनता मान लेती है। थिएटर मेक बिलीव का वर्ल्ड है, लेकिन सिनेमा उससे 10 कदम आगे बढ़ गया है। सिनेमा में आप नीम का पेड़ दिखाकर किसी कैरेक्टर से ये नहीं कहलवा सकते कि पीपल के पेड़ के नीचे कन्हैया बैठ के बांसुरी बजा रहे थे और कन्हैया के हाथ में हो मृदंग। रियलिटी के सबसे ज्यादा नजदीक जो मीडियम है वो है सिनेमा। सिनेमा श्रवण काव्य है, दृश्य काव्य है। दृश्य और श्रवण दोनों है, ऑडियो और वीडियो दोनों है। बस इसमें खुशबू ही नहीं महसूस होती है और हवा ही महसूस नहीं कर सकते हैं आप। वो भी आयोजकों ने आयोजन कर लिया है कि अगर फ्लैप्स खोल दिए जाएं एयर कंडीशन के तो वो हवा के खुशबूदार झोंके भी आप तक पहुंच पाएंगे। ऐसी बात नहीं है। तो इस मीडियम को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोगों का श्रम है। हमारे जो तो प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, श्री भुल्लर साहब, जिन्होंने पैसा लगाया है, भुल्लर एंड भुल्लर ब्रदर्स, पैसा लगा है और ये सोच के लगाया है। ये पैसा तो आतिका खंडाला वाले में भी लगा सकते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी जब धनवान व्यक्ति होता है और उसके हृदय में समाज के प्रति मनोरंजन माध्यम को अपनाकर कुछ बड़ा काम, कुछ रेलेवेंट काम, ऐसा काम जो समाज को लाभान्वित कर सके, अगर इच्छा जाग जाती है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और हमको प्रार्थना करना चाहिए कि समाज के जो वर्ग के धनी लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके मन में समाज के प्रति किसी भी माध्यम को पकड़ के सेवा भाव जब आएगा तब ही हम कह सकते हैं। अभी तो हम एक सटायर, एक व्यंग बना रहे हैं, हमने विनोद प्रियता का, हास्य रस का सहारा लिया है जय हो डेमोक्रेसी बनाने में। लेकिन जब वो जो एक कविता है ना निदा फाजली की, गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाने बच्चों को गुड़धानी दे मौला, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहां होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला, और फिर रोशन कर जहर का, फिर रोशन कर का प्याला चमका नई सलीबें, या एक शेर है उसमें के तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो, जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला। ये समाज, ये डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र का स्वरूप तभी अपनी समग्रता को प्राप्त करेगा जब धनवानों के मन में समाज के प्रति भाव जागेगा, सेवा का। और ये देश तब अपनी ऊंचाइयों को छुएगा, ये देश अपनी खोई हुई गरिमा को तभी प्राप्त कर सकता है जब इस देश के लोगों के हृदय में अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आएगी। और तब ये देश ऊंचाइयों को छुएगा जब इस देश में अनुशासन और ईमानदार जो आदमी है उसका सम्मान होगा। कबीर ने 600 साल पहले लिखा था कि कबीरा कलयुग कठिन है, साधु न मिलिया कोय, चोर उचक्के मस्खरे तिनको आदर होए। आज जितना बड़ा गुंडा है, जितना बड़ा मस्खरा है, जितना बड़ा चोर है, वो उतना ही ज्यादा सम्मानित है। इस भारतवर्ष की भूमि पे जो अच्छे हैं, जो नेक हैं, जिनके हृदय में अपने समाज और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना है,
उनको सम्मान मिले, उनके हाथ में सत्ता है, वो लीड करें इस देश के लोगों को, तब भारत अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिलहाल हम जब जय हो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम डेमोक्रेसी के उस रूप को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिस रूप से आप सब वाकिफ नहीं हैं। बड़ी विडंबना है इस कंट्री की कि इस कंट्री के पॉलिटिशियन आपको डिवाइड करते हैं। बड़ी विडंबना है इस कंट्री की कि इस कंट्री के पॉलिटिशियन आपको डिवाइड करते हैं और टेररिस्ट आपको यूनाइट करते हैं। ये बड़ी विडंबना है इस कंट्री की। ये बड़ी विडंबना है इस कंट्री की कि यहां स्कूल में पढ़ने वाली हमारी बहन बेटियों को सिखाया जाता है कि डोंट गेट रेप्ड, लेकिन यहां पढ़ने वाले बालकों को यह नहीं सिखाया जाता है कि डोंट रेप। ये बड़ी विडंबना है इस कंट्री की। ये कंट्री कमाल की है। ये कंट्री इतनी कमाल की है कि यहां कहा जाता है कि अनजान आदमी से कभी मत मिलना, लेकिन अनजान आदमी से शादी करने को मान्यता प्राप्त कर देती है कंट्री। ये बड़ी कमाल की कंट्री है दोस्तों। ये बड़ी कमाल की कंट्री है जहां पर जूते एयर कंडीशन दुकान में मिलते हैं परंतु साग सब्जियां फुटपाथों पे पाई जाती हैं। मेरी कंट्री महान कमाल की कंट्री है। मेरी कंट्री वो कंट्री है जहां 10 में से 9 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तो इस तरह की फिल्मों को आगे लाना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को, ऐसे कलाकारों को बढ़ावा देना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि इस तरह की फिल्मों को वो उतना ही मान दे, उतना ही सम्मान दे। और पास मत मांगिएगा, बोलिएगा पैसा खर्च कर। वहां मल्लिका शेरावत की कमर के ऊपर 100 रुपए पैसा खर्च कर देते हो, और अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करता है तो उससे कहते हो पास दे दो। नहीं नहीं, इस सोच और इस मनस के साथ ये समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन 67 सालों के इतिहास में तुमने एक ऐसा समाज पैदा किया है जहां C3 इंपॉर्टेंट हो गया है। ABCD वाला C3 होता है। C फॉर सिनेमा, C फॉर क्रिकेट और C फॉर करप्शन। बस यही है। सिनेमा वालों को आप लोगों ने बहुत मान दिया, बहुत सम्मान दिया, जो शायद वो डिजर्व भी नहीं करते हैं। इतना पूजा, उसके मंदिर बना दिए हैं। अब तो सिनेमा वालों से पूछना चाहिए तुमने पलट के भारत माता के लिए क्या किया है? आपने क्या किया है इस देश के लिए? हाथ झाड़ के खड़े हो गए कि सिर्फ आप कलाकार हैं? नहीं तो जी मैं तो कलाकार हूं। अरे तुम कलाकार बाद में हो गए, पहले भारत माता के बेटे हो। और मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि इन 67 सालों में चंद भारत माता के पुत्र और पुत्रियों को अगर छोड़ दिया जाए। जय हो डेमोक्रेसी क्या कहना चाहेंगे? फिल्म बन के तैयार है। जय हो डेमोक्रेसी एक व्यंग्यात्मक फिल्म है और जो हमारे अभी हमारा देश जो है, हम सब जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां हैं। और हमने उन त्रुटियों को उजागर करने की कोशिश की है कि किस तरह से हम अपने पार्लियामेंट का मजाक उड़ाते हैं। और कुछ लोग जो संजीदा नहीं हैं, कुछ लोग जो हमें शर्मिंदा करते हैं, उनके ऊपर ये व्यंग है। और उस व्यंग के ज़रिए हम एक संजीदा बात कहने की कोशिश करते हैं जो आखिर में, फिल्म के अंत में, जो आपको सोचने पे मजबूर करेगी, आपको रास्ता दिखाएगी, आपकी आंखें नम करेगी। और वो है कि दुनिया की कोई भी ऐसी मुसीबत, ऐसी तकलीफ़ नहीं है जिसको प्यार से, मोहब्बत से, एक सिविलाइज्ड ढंग से सॉल्व नहीं किया जा सकता। आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है? किरदार इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। हम सब लोग जो हैं वो एक तरह से स्टीरियोटाइप। मेरा किरदार वैसे तो एक पॉलिटिशियन का है, लेकिन स्टीरियोटाइप। एक आपको लगेगा एक जोकर की तरह है वो, लेकिन वास्तव में जोकर नहीं है। तजुर्बा है उसका, लेकिन बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल या बहुत बड़ा कोई आविष्कार करने वाला या नई
सोच जगाने वाला ऐसा नहीं है। पोस्टर की बात करें, सब 2 उंगली दिखा रहे हैं, हाँ आप 1 उंगली दिखा रखी है आपने। हाँ तो क्या हुआ 1 उंगली दिखाने? काफी फनी लग रहा है हाँ सर। हाँ, तो बहुत लोग 2 उंगली दिखाते हैं, हमने 1 दिखा दी, तो उसमें क्या बड़ी बात होगी। सर इसमें एनएसडी के काफी सारे लोग हैं, इससे पहले भी आपकी डीटी पॉलिटिक्स फिल्म के बारे में बात हो चुकी है, अभी मुझे क्षमा कीजिए, मैं दूसरे लोगों के पास जाता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरा नाम अश्विन चड्ढा है। इस फिल्म में इस फिल्म में मैं मेजर अब्बास का रोल प्ले कर रहा हूँ, एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर। मेरा नाम ब्रिजभूषण शुक्ला है। मैं इस फिल्म में एक चैनल हेड का रोल प्ले कर रहा हूँ, जो न्यूज़ ब्रेक करता है। बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया है उसकी, जिसकी वजह से कमेटी बैठती है। किस तरह की फिल्म है? ये एक पॉलिटिकल सटायर है। ख़ास तौर पर जो कमिटीज़ बनाई जाती हैं, उच्च स्तरीय संसद समिति बैठाई जाती है सरकार द्वारा किसी भी मुद्दे का एक न्यायिक निर्णय लेने के लिए, उन समितियों पर ये कटाक्ष है, व्यंग्य है कि ये समितियां कितने धीरे काम करती हैं, वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकें, उस पर कटाक्ष है ये। और समितियों में काम या निर्णय के अलावा बाकी सब कुछ होता है। आपके किरदार की बात करें, पाकिस्तानी किरदार है, किस तरह का है? जी मैं पाकिस्तानी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर हूँ जो मेजर हैं और जो बॉर्डर पे तैनात हैं। और बॉर्डर पे कुछ कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन से तनाव और बढ़ जाता है। एक वक्त आता है कि तोपें तन जाती हैं और इतना एस्केलेशन हो जाता है कि बस वॉर अभी हुआ कि अभी हुआ। और उसको दूसरी तरफ इंडियन काउंटर पार्ट हैं मुकेश तिवारी जी, जो इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं। और वहाँ हमें डिसीजंस लेने हैं, पर हमें फिर हाई लेवल से उसके बारे में पूछना पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत एस्केलेशन को बढ़ाने से पहले या वॉर करने से पहले हमको कुछ परमिशंस लेने की ज़रूरत पड़ती है। इस फिल्म की बात करें, काफ़ी एनएसडी के लोग हैं और काफ़ी मजे आर्टिस्ट हैं, तो कितना कंफर्टेबल था आपके लिए कि आप उनके सामने काफ़ी नए हैं? जी मैं उनसे जूनियर ज़रूर हूँ, बट हम भी मतलब लगभग 12-15 साल से थिएटर कर रहे हैं और रंजीत सर के साथ बहुत थिएटर किया है, मैंने बैरी जॉन सर के साथ बहुत थिएटर किया है। तो ये भी हमारे जो बहुत सीनियर और बहुत मजे हुए कलाकार हैं, ये एनएसडी से हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं सारे। तो थिएटर एक हमें बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता है। तो जब हमने काम किया तो बहुत ही अच्छा और प्लेजेंट एक्सपीरियंस था, अनुभव था। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत मज़ा आया काम करके। एक डायलॉग था जो आप कर रहे थे, क्या कहना चाहें उसके बाद, बोलेंगे आप? वो एक प्रोग्राम हम करते हैं NDTV के लिए, गुस्ताखी माफ़। उसमें जो पपेट्स का प्रोग्राम है पॉलिटिकल फिगर्स का, उसमें जो जनरल मुशर्रफ और इंजमाम उल हक और परवेज़ और नवाज़ शरीफ, इनकी आवाज़ें मैं करता हूँ। और ये ब्रिज हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी, मायावती और बहुत सारी आवाज़ें ये करते हैं। तो वो एक हमने छोटा सा अभी कन्वर्सेशन अगर दोनों करें, दोनों को फ्रेम में रखना, तो क्या करेंगे आप? स्टार्ट करेंगे तो? फिर से आप चाहते हैं कन्वर्सेशन हो जाए? तो अटल बिहारी वाजपेयी, मैं अटल बिहारी वाजपेयी बन रहा हूँ, हाँ, या ये मुशर्रफ साहब हैं। तो मुशर्रफ साहब, जो आपने ये बातें की हैं, ये अच्छी बात नहीं है, बोलिए। वो क्या अच्छी बात नहीं है? हम तो जो भी बोलते हैं आपको अच्छी बात नहीं लगती है। वो ऐसी बात नहीं चलती। ये पाकिस्तान का मामला है और पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, वो हम भारत को देख लेंगे। देखते रहेंगे, आज से नहीं, सालों से देख रहे हैं, कब तक देखेंगे? कुछ कर भी लो। वो आप फिक्र न करें, वो हमने जो गौरी मिसाइल फायर किया वो अपने अदब पे पहुंची है। और इंशाअल्लाह ताला हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम आपसे डरते नहीं हैं और ना ही हम आपसे इम्प्रेस होते हैं। देखिए, इम्प्रेस आपको करना भी नहीं है हमें, और डरते तो हमसे अच्छे हैं। आप चीज़ क्या हैं? चलिए अब जाइए यहाँ से, टाइम मत खराब कीजिए। वो ठीक है, खुदा हाफिज़। थैंक यू सर। थैंक यू। सर अब बात करें, आज जय हो डेमोक्रेसी फिल्म बन के तैयार है, क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में, किस तरह की फिल्म है? ये एक व्यंग्य है और हास्य की रंग में रंगा हुआ व्यंग्य है। और प्रार्थना करता हूँ जनता से कि इस तरह की फिल्में, एक मीनिंगफुल फिल्में, मनोरंजन करते हुए संदेश देने वाली फिल्में, अच्छे इरादों से बनाई गई फिल्मों को अगर वो अपने हृदय में जगह देंगे तो फिल्मों के साथ साथ अच्छे कलाकारों के साथ साथ समाज में भी एक विशेष योगदान जनता का होगा। एक साथ में एनएसडी कितने सारे कलाकार हैं, एक पूरी टोली है,
जी। मस्तों की टोली जी। क्या कहना चाहिए? सारे बहुत बढ़िया कलाकार हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, और एक बार नहीं, इनमें से बहुत सारे लोगों ने बार बार सिद्ध कर दिया है कि वो कितने अच्छे, कितने मजे हुए, कितने गहरे कलाकार हैं। किसी को मौका मिला, किसी को नहीं मिला, लेकिन इनकी कलाकारी पर, इनकी प्रतिभा और टैलेंट पर कोई शक नहीं कर सकता है। आपके किरदार की बात करें, किस तरह किरदार है? ये कमेटी जो बनाई गई है, उस कमेटी का चेयरमैन है ये। आपके साथ में और भी है कलाकार हैं, ओमपुरी जी हैं, सतीश कौशिक जी तो हैं, अलग-अलग सीमा एक विश्वास लाइन में हैं। अगर बात करें सबके किरदार के बारे में, किस तरह? अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, आप फिल्म में देख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कितना मजा है इस फिल्म में सर? काम करते हुए हर फिल्म में बहुत समर्पण और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है, मेहनत की ज़रूरत होती है। हर आदमी पूछता है आपको कितना मज़ा आया। मैं सच बोलूं आपसे, हम फिल्में मज़े के लिए नहीं करते हैं। जो लोग करते होंगे सिर्फ मज़े के लिए, वो शायद बहुत बड़े महान कलाकार होंगे। हम गरीब कलाकार हैं। हम तो पूरे समर्पण, भक्ति और श्रद्धा के साथ अपनी फिल्म में काम करते हैं। डेमोक्रेसी की बात करें, कहीं ना कहीं आप क्या कहना चाहिए? डेमोक्रेसी में कितना करप्ट है हमारे लोग, इसमें काफ़ी राजनीति है, वो सब इसमें दिखाया गया है फिल्म में। कुछ लोग हैं जो पैसे के लिए ही राजनीति में, ऐसा है, ऐसा है कि ये तो बड़ी लंबी चौड़ी चर्चा है। इस फिल्म में बताने की कोशिश की गई है कि हमारे नेता जो हैं वो निरर्थक शब्दों में, निरर्थक बातों में अपना समय किस तरह से बर्बाद करते हैं, और असली मुद्दा बरकरार रहता है, वो इरेडिकेट हो नहीं पाता है। ये इस फिल्म के माध्यम से कहा गया है। सीमा जी भी हैं इसमें। सीमा जी की अगर बात करें, काफ़ी पोस्टर में काफ़ी अलग दिखाए, चप्पल उठा के, उस बारे में कन्वील करना चाहेंगे सीन के बाद? क्या किस तरह? हाँ, अच्छी बात है। ऐसा समय आ रहा है जब औरतें ही चप्पल उठाएंगी। सर, आप बहुत ही लिमिटेड फिल्में करते हैं, बहुत ही लीक से हट के जो मैसेज देती हैं वही फिल्में करते हैं, उसके बारे में क्या कहना? इस तरह की स्क्रिप्ट मिलती हैं मुझे, और उसी तरह की स्क्रिप्ट में वर्कआउट हो जाता है, तो ऐसा होता है। और कुछ कहना चाहेंगे सर दस को? नहीं जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। करें थोड़ा सा, हाँ मैं सीमा जी, सबसे पहले स्वागत है आपका इस फिल्म के लिए। ये जय हो डेमोक्रेसी का जो मैं हिस्सेदार हूँ, मुझे बहुत सचमुच गर्व है, क्योंकि ये इतना थॉटफुल है। ये एक जय हो डेमोक्रेसी एक पॉलिटिकल सटायर फिल्म है। आप ये फिल्म देखते देखते आगे जैसे बढ़ेंगे, हंसते हंसते आगे बढ़ेंगे, मगर टुवर्ड्स एंड आपको महसूस होगा कि ये तो बहुत सीरियस मैसेज दे के जा रहे हैं हम हिंदुस्तानियों के लिए, हम चाहे वो पाकिस्तानियों के लिए, हम इंसानों के लिए, कि हम भटकते हैं, हम गलत दिशा पे भटकते रहते हैं हर कदम पे। तो बहुत अच्छी फिल्म है ये। और सारे रंजीत कपूर, वो जो कि मेरे बहुत ही फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की ज़िंदगी में, और उनके काफ़ी बहुत मशहूर सारे काफ़ी प्लेस किया है, ख़ासकर खूबसूरत बहू। तो उन्होंने जैसे ही कहा कि तुम्हारे लायक एक रोल है, तुमको करना होगा, तो मैं बहुत बिना सोचे मैं इसको एग्री हुआ। और जब आके देखा कि कितने सारे वेटरन एक्टर्स हैं, अन्नू कपूर जी, सतीश कौशिक जी, ओमपुरी जी, आदिल हुसैन और मुकेश तिवारी, विजय कश्यप जी, बेंजामिन गिलानी, तो अपने में इतना हुनर, मतलब गुरशा कपूर जो सारे इतने मतलब सारे ग्रेट एक्टर्स इकट्ठे हैं। साथ साथ रंजीत कपूर सर जो खुद ही इतने टैलेंटेड है, इतने खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखी है, और वो हमेशा ही ऐसे ही स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो ये फिल्म मुझे लगता है ये गांव-गांव हर जगह पे देखना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं कि बहुत भारी भरकम, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आता, एकदम आम हम आपके रोज़मर्रा में टीवी पे न्यूज़ पे देखते रहते हैं, बट हम नज़रअंदाज करते हैं। बट इस फिल्म को देख के ऐसा लगता है हाँ यार हमें सोचना चाहिए। ये लोग सोचते क्यों नहीं, पॉलिटिकल लीडर भटकते क्यों हैं? तो
मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस फिल्म का हिस्सेदार हूँ। एक फिल्म कहीं ने ये एनएसडी की पूरी मस्ती लगती है कि सब एनएसडी के एक साथ गेट टुगेदर लगता है, क्या कहना ये तो है, नो डाउट गेट टुगेदर लगता है कि गेट टुगेदर, ये तो है, बट गेट टुगेदर में हाइट ऑफ प्रोफेशनलिज्म रहा, लाइक बहुत ही प्रोफेशनल एक्टर्स है सारे, काफ़ी डिसिप्लिन्ड एक्टर है। और अब जाके जैसे ना, अभी जैसे जैसे हम प्रमोशन के लिए मिल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मिल रहे हैं, और एक वंडरफुल मीटिंग है, मतलब, बट एट द सेम टाइम मैं उन लोगों से काफ़ी जूनियर रही, ओम जी वगैरह ये सब, तो मेरे लिए एक मौका है कि इन लोगों के हुनर फेस टू फेस देखने का, इनके साथ कैमरा स्क्रीन शेयर करना एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो बहुत इंटरेस्टिंग गैदरिंग है एनएसडी का, नो डाउट। ये हैट्स ऑफ टू रंजीत भाई एंड थैंक्स टू विक्रम भुल्लर, उनके बड़े ब्रदर, और गुरशा कपूर के, जिन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए हिम्मत जुटाई, एंड और हम सारे इकट्ठे हो गए। कैसी केमिस्ट्री शूट के टाइम में अगर बात करें, सब एक ऐसा नहीं है जूनियर सीनियर वाली बात नहीं है, सब एक नहीं, बिल्कुल नहीं है, दोस्ती जैसे है। ये एनएसडी की खासियत शुरू से ही रहा कि बड़े छोटे ऐसे बट संस्कारी रहे, संस्कारी कहीं ना कहीं अननोइंगली हमको वो संस्कार है कि ये इनका पैर छूते हैं या नमस्ते करते हैं, दे आर माई सीनियर या वो मेरे जूनियर है वो, बट ईगो नहीं है इसमें, यह सुपरिटी कॉम्प्लेक्स कभी नहीं रहा इसमें। ये कि अच्छा ये बाद में पैदा हुआ, इस तरह के छोटे भाई छोटी बहन, इस तरह के, तो एक परिवार की तरह ये खासियत ही है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की। किरदार की बात करें, चप्पल उठा रखी है आपने, हाँ, क्या है आपका किरदार?